स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? योर वेलकम इन योर चैनल फिजिक्स वॉल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 12 एटम को पढ़ेंगे। सो स्टार्ट द एटम। तो स्टूडेंट्स, एटम के बारे में जानने के लिए, आपके घर को कोई जानने के लिए कि आपका घर कैसा है, कोई मिलने आएगा। तो सदर फोर्ड के सजेशन पर मर्सिडेन और जीदर साहब ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा था, मैटर से मिलने जाता है। और फिर उस अल्फा पार्टिकल से हम पूछते हैं कि आपने मैटर में क्या देखा। तो वो कहता है कि मैंने मैटर में एटम को देखा। एटम में एक छोटी सी जगह में एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे न्यूक्लियस हम लोग कहते हैं, वो देखा। तो कैसे देखा? तो क्या किया उन्होंने, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से क्या निकलते हैं, स्पॉन्टेनियस ही, अपने आप ही अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, बीटा गामा रेज निकलती हैं। लेकिन उन्होंने क्या लिया, अल्फा पार्टिकल। क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यदि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएं तो वो क्या हो जाएगा, हीलियम के आयन हो जाएंगे, 2He4। तो अल्फा पार्टिकल क्या उन्होंने क्या लिया, बिस्मिथ एक ले लिया, बिस्मिथ, उसका 83 वो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट 240। और उसको स्टूडेंट्स उसमें से क्या निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल निकलने लगेंगे। ये अल्फा पार्टिकल बहुत सारे हर डायरेक्शन में निकलने लगेंगे। ये स्पॉन्टेनियसली निकल रहे हैं, हमने आगे की तरफ ही दिखाए हैं। अब स्टूडेंट्स, उनको क्या चाहिए था, एक स्ट्रीम बीम चाहिए थी, एक पतली बीम जैसी पार्ट चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो उधर उधर निकल रहे थे, आउटर निकल रहे थे, उनको स्कैटर हो रहे थे, उनको क्या कर दिया उन्होंने, लेड की क्या लगा दी, शीट्स लगा दी। लेड की क्या लगा दी, शीट्स। लेड क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा उनको, और उसी में वो फंस के रह जाएंगे, पार नहीं कर पाएंगे। जैसे पैराफिन का भी लगा सकते हैं, लेड लगा सकते हैं। तो लेड की शीट्स लगा दी। तो लेड की शीट्स से क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल अवशोषित हो जाएंगे। तो यही बीच वाले अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। अब ये अल्फा पार्टिकल पता किसका करना चाहते हैं, घर एटम का, मतलब मैटर का। तो मैटर लेना पड़ेगा। मैटर उन्होंने क्या लिया, गोल्ड फॉइल। गोल्ड की मेलेबिलिटी ज्यादा होती, पतला बहुत ज्यादा किया जा सकता है, तो इसलिए उन्होंने गोल्ड ले लिया। तो गोल्ड की ये फॉइल है जिसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, या तो उसका एटॉमिक नंबर 79 है, और उसको प्लेट कर दिया। स्टूडेंट, अब इसमें बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे। एटम्स के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस, अभी मुझे नहीं पता। अब ये अल्फा पार्टिकल इससे टकराएगा, इससे मिलेगा, और मिलने के बाद स्कैटर हो जाएगा। अब स्कैटर होने के बाद कुछ अल्फा पार्टिकल क्या होंगे, कुछ नहीं परिवर्तन होगा, जैसे आ रहे थे वैसे ही निकल जाएंगे। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे कुछ एंगल पर मुड़ जाएंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल इधर एंगल पर मुड़ जाएंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे ही जा रहे हैं, बना लीजिए सीधे ही निकलने लगेंगे। और कुछ अल्फा पार्टिकल एक दो इधर भी जाएंगे, जैसे जैसे इधर जाएंगे तो कम होते जाएंगे। फिर अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल एक इधर भी मिल गया, मतलब इधर भी रिबाउंड हो गया। ये सब अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। डायरेक्शन चाहे तो दिखा दीजिए। तो हमने इस अल्फा पार्टिकल को देखने के लिए क्या लगाएंगे, जिंक सल्फाइड ऑब्जेक्टिव में लगा हुआ माइक्रोस्कोप लगाने। एक माइक्रोस्कोप ले लिया और उस माइक्रोस्कोप को सेट कर दिया। ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव से पहले हमने क्या, जिंक सल्फाइड लगा दिया। क्या लगा दिया स्टूडेंट, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा दिया ऑब्जेक्टिव के पास। यह है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड पर क्या होगा, सिंटिलेशन होगा, और एक हल्की सी लाइट चमकेगी यदि अल्फा पार्टिकल उससे स्ट्राइक करेगा। तो जब स्ट्राइक करेगा तो नंबर पता कर लेंगे, 1 2 3 4। और ये हमारा क्या है, माइक्रोस्कोप। क्या है, माइक्रोस्कोप। उससे हम देख लेंगे, और इस प्रकार हम देखेंगे कितने एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल कितने टाइम में मिल रहे हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये क्या इससे हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इसके कंक्लूजन लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है ये लेड की शीट्स हैं,
ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, थोड़ा सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके, ये हमारे अल्फा पार्टिकल है। इनकी एनर्जी क्या है? अल्फा पार्टिकल की एनर्जी लिख लेते हैं 5.5 MeV के करीब है। और ये जो गोल्ड फाइल की जो थिकनेस है, गोल्ड फाइल थिकनेस बहुत पतली ले ली है, बना दी है कितनी 10⁻⁷ मीटर। बहुत मार मार के इतना पतला कर दिया इसको, और बहुत पतली ले ली है, 10⁻⁷ मीटर ऑर्डर की गई है। और उससे अल्फा पार्टिकल स्कैटर होंगे और उसका घर का पता कहाँ करेंगे, रहते हैं कहाँ। अब स्टूडेंट्स क्या मिल रहा है, इसे कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन ऑफ ई Marsden and Ziesser experiment। E. Marsden and H. Ziesser experiment, और इसको ही कहते हैं अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। भी एग्जाम में आता है, तो आप इसका नाम क्या हो, कहीं कहीं लिखे होगा अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो कंक्लूजन क्या नहीं उन्होंने देखा, क्या देखा? ही ऑब्जर्व्ड, क्या फर्स्ट लिखा, फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, ही ऑब्जर्व्ड large number of alpha particle do not deviate, मुड़ते ही नहीं है, deviate passes through the gold file, that is क्या है, gold don't deviate। he observed large number of alpha particles do not deviate, passes through the gold file, move on right path, अपने सीधे पाथ पर चलते चली जाती हैं, move on right path। अब स्टूडेंट दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या है, यदि हम यहाँ पर एक सीधा बना दें तो आपको ये जो सीधा है यहाँ पर ज्यादा अल्फा पार्टिकल मिल, लार्ज अल्फा पार्टिकल मिल रहे हैं, मतलब डिविएशन नहीं हो रहा, ज्यादा अल्फा पार्टिकल इसी में आ रहे हैं, मतलब लार्ज अल्फा पार्टिकल। अब क्या कहेंगे स्टूडेंट, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या है वो 1 डिग्री एंगल से ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या लिख देंगे? अब इसमें थोड़ा क्या लिखना पड़ेगा, थ्योरेटिकल डाटा लिखना पड़ेगा। ऑब्जर्व्ड that the 0.14%, ये याद रखना पड़ेगा, 4% अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड या डिविएटेड ऑन पाथ, अपने पास से, बाय 1 डिग्री एंगल ग्रेटर। केवल क्या है, आप समझिए कि मतलब 1000 में 14.14 है, तो मतलब 1000 में या सीधे मिल रहे हैं 0 डिग्री पर कोई डिविएशन नहीं हो रहा है, या 986 में कोई डिविएशन नहीं रहा, तो 14 मिल रहे हैं 1 डिग्री डिविएशन। तो 1 डिग्री कितना होता है, बहुत छोटा होगा। जहां 180 डिग्री होता है उसमें 1 डिग्री कितना हुआ, तो 1 डिग्री से ज्यादा डिविएशन कितने में हो रहा है, 0.14, मतलब पॉइंट ये हमने लिख दिया। अब कुछ पॉइंट ये भी स्टूडेंट लिख सकते हैं थ्योरेटिकल की 10,000 में एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा मिल रहा, मतलब 90 डिग्री यदि हम ये माने, यहाँ 90 आ गए, तो यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल क्या 10,000 में एक अल्फा पार्टिकल मिल रहा है, यहाँ पर भी हम दिखा सकते हैं। ये यहाँ आ गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग, देखिए द one alpha particle in कितने में 10,000 अल्फा पार्टिकल deviate on path 190 डिग्री एंगल और मोर, 90 डिग्री एंगल और मोर इवन, और अधिक 90 डिग्री से और अधिक।
चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कुछ अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो रहे हैं अपने पास से, मतलब समटाइम्स अल्फा पार्टिकल आल्सो रिबाउंड, क्या कर सकता है, अल्फा पार्टिकल क्या टकराया और फिर अपने सीधे पाथ पर चला गया जिस अल्फा पार्टिकल से आ रहा था। तो लिख सकते हैं सम अल्फा पार्टिकल समटाइम अकेजनली, समटाइम अल्फा पार्टिकल, sometime alpha particle is rebound and pass and move in own path, own original path in opposite direction, in original path in opposite direction, in अपोजिट डायरेक्शन, अपने ओरिजिनल पाथ पर ही मूव करता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज दे डू हेड ऑन कॉलिजन। कैसा करता है, हेड ऑन कॉलिजन, अपने सर को मार देता है, हेड ऑन कोलिजन। क्या हो रहा है, हेड ऑन कोलिजन। रीबाउंड ऑन रीबाउंड, क्या कर रहा है, अपने पाथ पर क्या हो रहा है, रीबाउंड हो रहा है ऑन पाथ। तो इस प्रकार के 4 पॉइंट क्या ई मर्सडेन और या जीजर ने देखे जब अपने एक्सपेरिमेंट को किया। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर समझ लीजिए बैटिंग कर रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, से मार रहा है, तो उधर उधर जा रहे हैं, ज्यादातर बॉलें सीधे निकल जा रही हैं। तो ये सब स्टूडेंट्स क्या है, ई मर्सडेन और जेड जीजर साहब ने आपको समझाया। अब इससे इन कंक्लूजन, इस एक्सपेरिमेंट से, इस ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर को बताया। तो व्हाट इज कंक्लूजन, प्लीज विवा वॉच माय फिजिक्स वन। थैंक यू विवा टू क्लियर माय फिजिक्स वन। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि रदरफोर्ड जी ने कैसे उस एक्सपेरिमेंटल डाटा जो एच जीजर और ई मर्सडेन ने अपने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से दिया, उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाले। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि देख रहे थे कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल डिविएट नहीं हो रहे थे, पासिंग थ्रू द एट द राइट ओन पाथ पर निकल जा रहे थे, और कुछ 0.14% क्या हो रहे थे, 1 डिग्री से ज्यादा स्कैटर हो रहे थे। तो क्या कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स, ये स्मॉल एंगल स्कैटरिंग में रदरफोर्ड कंक्लूडेड, एक्सपेरिमेंटल डाला, फर्स्ट क्या लिखे कंक्लूडेड, he said yeah, he conclude that the large space of atom is empty, because क्यों empty है, because the large number of alpha particle is not deviate on path, अपने पाथ से डिविएट नहीं हो रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, हमको नहीं मुड़ना टू ऑन पाथ, मतलब उनको रोकने वाला, उनको प्रभावित करने वाला कोई नहीं है। He concluded that the large space of the atom is empty because the large number of alpha particles not deviated on path। और इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास नेग्लिजिबल होता है। एंड इसमें ये भी ले सकते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन, ये भी उन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन लाइज इन दिस स्पेस, but the mass of electron is very small, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन का मास पता कर चुके थे। किसने पता किया था इलेक्ट्रॉन की खोज, ये थे थॉमसन ने, और उसके चार्ज को किसने बताया था, अमेरिकन साइंटिस्ट, याद आइए, मिल्टन ने बताया था। तो दिस स्पेस, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल, so not produce feeble force, जो उसको feeble force
नहीं पैदा कर पाएगा कि इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल को मोड़ सके, उस पर कोई फोर्स लगा सके, कोई बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते ना। अब दूसरा चीज स्टूडेंट क्या देखा उन्होंने कि 1 in 10,000 अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा था, स्केटर्ड हो रहे थे 90 डिग्री टू अबव। तो इससे क्या निकाला, और दूसरा क्या देख रहे थे कि कुछ अल्फा पार्टिकल, सम टाइम अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड 180 डिग्री, दैट इज रीबाउंड, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन इन सेम पाथ। सो स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, दूसरे पॉइंट से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, द पॉजिटिव चार्ज lies in very स्मॉल स्पेस में रहेगा, इन स्मॉल स्पेस, बहुत छोटे स्पेस में है, क्योंकि तभी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो द पॉजिटिव चार्ज लाइज इन वेरी स्मॉल स्पेस, दैट इज द सेंट्रल कोर ऑफ एटम इज पॉजिटिव। एटम इज क्या है, पॉजिटिव। एटम क्या है, पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। क्यों, क्या क्या हो रहे थे, रिपल्सन, बिकॉज द अल्फा पार्टिकल इज रीबाउंड, इस क्या कर रहे हैं, रीबाउंड हो रहे हैं। तो मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया, इज रीबाउंड। एंड क्या देखा कि रीबाउंड हो रहे हैं, मतलब उतना बल लग रहा है, उतना फोर्स लग रहा है कि उनको उसी डायरेक्शन में घुमा रहा है। मतलब क्या हुआ कि बहुत तगड़ी चीज रखी, बहुत ज्यादा मास है वहां पर इन स्मॉल साइज में। द सेंट्रल कोर ऑफ एटम इज पॉजिटिव इन स्मॉल साइज। क्या है, स्मॉल साइज का है, ये ऊपर हम लिख सकते हैं, लिख लिया स्मॉल साइज। एंड क्या, हायर मास, क्या लिख सकते हैं, इन हायर मास एज मास ऑफ द एटम, एटम का जो मास है उसके बराबर है। जितना मास ऑफ एटम है उतना ही क्या है, लगभग क्या है, न्यूक्लियस का मास है। तो मतलब बहुत डेंस है, बहुत हायर मास है, पॉजिटिव है, सेंट्रल कोर है, इसको उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कह दिया। दिस सेंट्रल कोर नेम्ड एज क्या, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या होगा, सेंटर में होगा एटम के, स्मॉल साइज में होगा, पॉजिटिव होगा, और क्या होगा, हायर मास का होगा। मास इज कंपेयर टू द मास ऑफ द एटम के मास के बराबर होगा। ही कंक्लूडेड, इलेक्ट्रॉन क्या है, वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रहते हैं, लिख लिए। और दूसरा लिखे, the atom is neutral, so total positive charge lies in this nucleus, lies in the central core, कह सकते हैं, in the सेंट्रल कोर। पूरा चार्ज जो होगा पॉजिटिव एटम का वो इसी सेंट्रल कोर में, इन द सेंट्रल, ब्रैकेट में बाद में उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया उसका। तो इस प्रकार ये 4 पॉइंट आप लिख देंगे तो रदरफोर्ड के कंक्लूजन में आप अच्छे मार्क्स पा जाएंगे। तो बैटिंग करते हैं आप लोग, तो बॉल ये नजदीक आएगी तभी तो आप मार पाएंगे, लेकिन कभी कभी जो बहुत नजदीक आ जाती हैं वो सब शॉट से निकल जाती हैं, तो आपके बल्ले के थोड़ा सा आगे रहना चाहिए ना, तभी डिविएशन होगा, तभी तो आप शायद मार पाएंगे। तो इस प्रकार आप लिख लीजिए, 1 शॉट ले लीजिए प्लीज। सो फिर अब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कि क्लोजेस्ट अप्रोच, ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से कितना नजदीक निकल जाता है। अब रदरफोर्ड ने क्या निकाला, मैथमेटिकली जो एक्सपेरिमेंटल डाटा मिला था उसको
चेक किया, उससे उन्होंने क्या निकाला, न्यूक्लियस का साइज निकाला। तो उसके पर न्यूक्लियर का हम साइज निकालेंगे। तो प्लीज विवा वॉश माय फिजिक्स वॉल। थैंक यू विवा टू वॉश माय फिजिक्स वॉल। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि क्या अल्फा पार्टिकल बीच में से निकल रहा है और उसकी कॉलीमेटेड बीम हमने पा ली है लेड शीट्स लगा के, और वो कॉलीमेटेड बीम की एनर्जी क्या है अल्फा पार्टिकल 5.5 MeV की, और वो बढ़ रहा है आगे की ओर। अल्फा पार्टिकल जाएगा न्यूक्लियस के पास, और न्यूक्लियस के पास जाते ही उस पर एक फोर्स लगता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है। समझ में आया? जैसे ही आप बैटिंग कर रहे हैं, आप बॉल आ रही है, आपने एक मारा शॉट, तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी से, जिस काइनेटिक एनर्जी से ये मूव कर रहा है उस पर एक क्या लगेगा, फोर्स लग रहा है, वो रिपल्सिव फोर्स। तभी तो वो बाउंस हुआ, उस साइड में रिबाउंड हुआ। तो मतलब क्या हो रहा है, अपोजिट फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। और जब रिपल्सिव फोर्स लगेगा, कोई चीज किसी को रोकने का प्रयास करेगी, तो क्या होगी, उसकी जो एनर्जी होगी, जिस पार्टिकल की एनर्जी होगी, वो किस में बदल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। उस क्लोजेस्ट अप्रोच पर, जहां पर जाके वो रुक कर एट वंस और फिर बाउंड हो जाएगा, तो वहां वही डिस्टेंस होगी क्लोजेस्ट अप्रोच की। तो क्लोजेस्ट अप्रोच क्या लिख सकते हैं, the distance, the minimum distance at which the alpha particle is rebound by positive charge nucleus, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से क्या कर रहा है, रिबाउंड हो जाता है, तो चार्ज न्यूक्लियस। वो मिनिमम डिस्टेंस कहलाएगी क्लोजेस्ट अप्रोच। तो एट क्लोजेस्ट अप्रोच लेट अप्रोच इज, या लेट ले लीजिए, लेट इज आर नॉट, देन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए, लिख लीजिए, या तो देन द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू द potential energy, or we can say, or अथवा लिख दीजिए इन इलास्टिक कोलिजन, या ऐसे लिख सकते हैं इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व। अब स्टूडेंट एनर्जी ऑफ सिस्टम लिख दीजिए, चाहिए सिस्टम EI इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है इस प्रकार, तो इस प्रकार लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम EF। तो क्या कर देंगे स्टूडेंट, करना कुछ नहीं है आपको। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये तो इस समय में स्टेशनरी होगा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की तो एनर्जी मूव नहीं कर रहा, तो इसकी तो एनर्जी काइनेटिक होगी नहीं, तो किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, के काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल में क्या हो जाएगी के, और वो किस में चेंज हो रही है, फाइनल में क्या हो जाती है, पोटेंशियल। काइनेटिक्स में बदल रहा है पोटेंशियल, तो यहाँ पर पोटेंशियल यू लिख दीजिए, यू। अब क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, के इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, तो आपको दी होगी 5.5, ये तो आप पता ही होगा, तो इसको तो के में मत रख दीजिए ना, कूलम्ब मेन फोर्स रख दीजिए, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी रखनी है, एनर्जी पोटेंशियल रखनी है, तो पोटेंशियल के इक्वल पोटेंशियल क्या हो जाए, 1/4.0। डिस्टेंस क्या लिखेंगे, पोटेंशियल में नीचे R नॉट होता है, क्लोजेस्ट अप्रोच हमने क्या लिखी, R नॉट। अब स्टूडेंट्स क्या मान ले गोल्ड है, तो गोल्ड का क्या होगा, जेड या 79 है, तो ई चार्ज जेडी। न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है, जेडी। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, इसमें 2 प्रोटॉन है इसमें और 2 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं, निकल गए, तो 2 प्रोटॉन मतलब 2 चार्ज इलेक्ट्रॉन।
मतलब 2e। तो 2e समझ में आया किस प्रकार हमने 2e रखा, क्योंकि दो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन 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 उदासीन। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, k इक्वल्स टू 1/4π/0 2z स्क्वायर अपॉन r नॉट। हमको क्या निकालना है, क्लोजेस्ट अप्रोच, तो r नॉट निकाल लीजिए स्टूडेंट। तो r नॉट क्या हो जाएगा 1/4π/0। ये तो भैया वहीं रहेंगे, इनको तो बदल नहीं सकते। ये नीचे डाल दीजिए, इसको के को चलिए नीचे जाइए, आपको हमको पता है, और 2z स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम वैल्यू रख देते हैं तो क्या निकाल के आएगा, यदि हम लेते हैं लेट स्टूडेंट्स के मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ के ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख दिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज क्या हो जाएगी, के अल्फा की एनर्जी यदि हम मान लेते हैं 5.5 MeV, क्या MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या हो जाएगी 5.5 मेगा मतलब 6 EV मतलब 1.6 × 10⁻19। ये जूल हो गई, किसमें, जूल में बदल गई यदि हमको MeV में दिया। तो ये आप एनर्जी रख दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अल्फा पार्टिकल के स्टूडेंट्स पुट करिए तो R नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, R नॉट बराबर 1/4 9 × 10⁻9 रख दीजिए, और 2z मान लिया 79 है, 79 मतलब वोल्ट 5 है। E की वैल्यू कितनी 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर हो जाएगा। और बताइए कि काइनेटिक एनर्जी 5.5 जो हमने लिखी, मेगा मतलब 10⁻6, EV 1.6 × 10⁻19। इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपको लगभग क्या मिलेगा 3 × 10⁻14 मीटर, क्या मिलेगा 10⁻14 मीटर। मतलब न्यूक्लियस का साइज क्या है 10⁻14 मीटर का है। जब हम गोल्ड फाइल लेंगे क्या जिसका 79 है, और एनर्जी जब क्या ले रहे हैं 5.5 MeV, तो हमको मिलेगा 3 × 10⁻14। न्यूक्लियस का साइज होता है वो 10⁻14 मीटर का होता है, जबकि एटम का साइज 10⁻10 मीटर होता है। तो इस प्रकार ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। प्लीज फीवा वॉच माय फिजिक्स वन। थैंक यू फीवा। तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर या कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री पर। तो नेक्स्ट है अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री। अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री मतलब पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, पाथ कैसा होगा। ट्रेजेक्ट्री माने पाथ होता है, जेक्टरी। तो उसको भी कहते हैं ये ट्रेजेक्ट्री जो डिपेंड करती है वो इम्पैक्ट पैरामीटर पर डिपेंड करती है। तो इसमें आपको पढ़ना है इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। इम्पैक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी आप पर क्या पढ़ रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। तो इन्फ्लुएंस मतलब कह सकते हैं। तो इम्पैक्ट पैरामीटर। अब स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं, कोई अल्फा पार्टिकल है वो जाता है, ये मान लीजिए यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो ये सेंटर पर बिल्कुल सेंटर में जाता है, तो क्या हो जाएगा इस पाथ पर जा रहा है तो फिर रिबाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिबाउंड, हेड ऑन कोलिजन करेगा। और स्टूडेंट्स यदि हम देखते हैं यदि कोई बहुत दूर पर है तो बिल्कुल सीधा चला जाएगा, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा अल्फा पार्टिकल पर। और यदि इससे थोड़ा सा नीचे आता है तो डिविएशन हो गया, उसमें है यूँ चला गया। फिर यदि और इससे जाता है तो ज़्यादा एंगल से डिविएशन हो रहा है, और फिर आता है तो इस प्रकार चला जाता। तो हम देख रहे हैं कि जो ट्रेजेक्ट्री है मतलब पाथ है ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का, वो क्या डिपेंड कर रहा है, एक डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। जितना नज़दीक आएगा उतना ही वो मुड़ जाएगा। वही है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हम देख रहे हैं, वी सी दैट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा particle depend on a parameter called as impact parameter. What is impact parameter? Impact parameter. सो इम्पैक्ट पैरामीटर हम क्या लिख सकते हैं,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। मान लीजिए ये स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल है, इस डायरेक्शन में ये इसकी वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या हुआ? इस अलोंग हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन जो है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। मान लीजिए न्यूक्लियस है ये, तो न्यूक्लियस का सेंटर क्या हुआ? ये पॉइंट होगा। तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए ये ट्रेजेक्ट्री ले लेते, तो ये डिस्टेंस, ये तो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, ये वाला इन्फ्लुएंस हो रहा है, मुड़ रहा है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कहलाती है इम्पैक्ट पैरामीटर। इसको डिनोट करते हैं बी से। और यदि हम इसको इसकी पाथ को यदि हम आगे बढ़ाएं तो जो एंगल है फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ से या इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से वो क्या है? थीटा है। तो इसको कहते हैं स्कैटरिंग एंगल। थीटा क्या है? स्कैटरिंग एंगल। सो स्टूडेंट्स का क्या डिफिनीशन लिखनी है एग्जाम में इम्पैक्ट पैरामीटर? इम्पैक्ट पैरामीटर इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल। लिख दीजिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। लिख दीजिए द इम्पैक्ट पैरामीटर इज the perpendicular distance of initial velocity vector। लिखना है स्टूडेंट्स, initial velocity वेक्टर। स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, ये मत लिखने ना फ्रॉम द इनिशियल पाथ नहीं लिखना है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, पाथ नहीं लिखना, वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर टू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये लिख देते हैं इनिशियल पाथ ऑफ द वेक्टर टू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, तो वो गलत हो जाएगा। सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस हमें क्या करना है? वेलोसिटी की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वेक्टर की जो डायरेक्शन है उससे लेनी है डिस्टेंस। ओके, ये जब इम्पैक्ट पैरामीटर बी यदि 0 है मतलब बिल्कुल मिनिमम है, तो क्या होगा? थीटा क्या हो जाएगा? पाई। जैसे जा रहा था जिस डायरेक्शन में, फिर उसी डायरेक्शन में लौटे, मतलब हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है। लेकिन इम्पैक्ट पैरामीटर जब बी इज ग्रेटर, बी इज मैक्सिमम होगा, तो बिना डिवेट हुए अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो हम दो केसेस ले सकते हैं, व्हेन बी इज मैक्सिमम, व्हेन बी इज मैक्स, that is large impact parameter, तो लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब बी मैक्सिमम है, तो बी मैक्सिमम जब होगा, व्हेन बी मैक्सिमम दैट इज लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर, इन दिस कंडीशन या इन दिस केस क्या हो जाएगा बताइए? बी मैक्स, इन दिस केस बी मैक्स है, तो क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो? 0 हो जाएगा, बिल्कुल जैसे जा रहा है वैसे चलता जाएगा। ये वाला केस ले लीजिए, बिल्कुल सीधा, मतलब थीटा डिवेट ही नहीं हो रहा। इन दिस केस द बी मैक्स देन थीटा इज नियरली इक्वल टू 0, दैट इज नो डिवेटेड अल्फा पार्टिकल, या अल्फा पार्टिकल का डिवेशन नहीं होगा पार्टिकल। अब स्टूडेंट्स बी क्या हो रहा है? मिनिमम हो रहा है, बी डिक्रीज कर रहा है। व्हेन बी डिक्रीज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू फॉर मैक्स वैल्यू देन अल्फा, देन द स्कैटरिंग एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। स्कैटरिंग एंगल थीटा क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज। थीटा इंक्रीज, दैट इज द लार्ज एंगल स्कैटरिंग अकर, लार्ज एंगल स्कैटरिंग अकर। अब स्टूडेंट तीसरा केस ले सकते हैं, व्हेन बी जीरो, थर्ड में क्या जा सकता है? व्हेन बी क्या हो जाए? इम्पैक्ट पैरामीटर का नियरली इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा?
पाई, पाई या कह सकते हैं 180 डिग्री। क्या हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब इस समय क्या होगा, रीबाउंड हो जाएगा। दैट इज रीबाउंड केस, दैट इज अल्फा पार्टिकल इज रीबाउंड, अल्फा पार्टिकल इज रीबाउंड या हेड ऑन कोलिजन, हेड रीबाउंड, या इसको कह सकते हैं कंडीशन को हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन या लार्ज एंगल स्कैटरिंग, अगर इसको कहेंगे लार्ज एंगल स्कैटरिंग। क्या कहेंगे, ये केस कौन सा हो गया, लार्ज एंगल स्कैटरिंग। कौन सी, एंगल ज़्यादा बढ़ रहा है, स्कैटरिंग, लार्ज एंगल स्कैटरिंग। स्टूडेंट्स, जब रदरफोर्ड जी ने इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को मैथमेटिकली प्रूव किया तो उन्होंने एक्सप्रेशन डेवलप किया इम्पैक्ट पैरामीटर का। इम्पैक्ट पैरामीटर का वो था, ये है इम्पैक्ट पैरामीटर। एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि आए, लेकिन इतना डीप, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए। इम्पैक्ट पैरामीटर बी इक्वल्स टू क्या था, 1/4π/0 ZE² अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल K इंटू कॉट स्क्वायर θ/2, मतलब कॉट स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा था। और स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल उन्होंने डिड्यूस किया एक्सप्रेशन, द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो मेन था, इसके अल्फा स्कैटर्ड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल जो मेन एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा बड़ा भी है, याद करने में कठिनाई होती है। n इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए। दूसरा, नंबर ऑफ पर यूनिट कितने, t मतलब थिकनेस कितनी है गोल्ड फाइल पर, और ds एक बनाते हैं, और 4r² मतलब सरकमफ्रेंस में देखेंगे। और क्या स्टूडेंट्स, ZE² 4π/0 mv0² जो की पावर स्क्वायर, और कोजेक की पावर 4/2 होता है। स्टूडेंट, यहाँ कॉट स्क्वायर है, वहाँ पर क्या होगा, कोजेक की पावर 4 θ/2। इस प्रकार इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, याद कर लीजिए। तो n किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो डिपेंड कर रहा है कि क्या नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हो रहे हैं ओनली, और डिपेंडेंट ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द थिकनेस पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा कि कोजेक की पावर 4 θ/2 पर डिपेंड कर रहा है। तो चाहे तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्कैटर पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस t and proportional to the directly is the thickness t and proportional to students z n proportional to also मतलब z²। एटॉमिक नंबर कितना ज़्यादा है, ज़्यादा हाइयर एटॉमिक नंबर होगा, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल हाइयर होगी, थिकनेस ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल ज़्यादा होंगे स्कैटर। और डिपेंड कर रहा है n प्रोपोर्शनल टू क्या है, चार चीज़ें आई, कोजेक की पावर 4 θ/2। तो इस प्रकार ये तीन चीज़ें, स्टार, ये स्टार, तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है ये डायरेक्टली। तो इस प्रकार ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हमने आप लोगों को पढ़ाया। अब स्टूडेंट्स, क्या है रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये 4 लाइनों में हम लिख लेंगे। तो प्लीज़ विवा वॉच माय फिजिक्स। थैंक यू विवा। स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड जी ने इस एक्सपेरिमेंटल जो डाटा जो मिला अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से, उससे उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले और अपना एटम का मॉडल स्ट्रक्चर दिया, और जे थॉम्सन का मॉडल स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या कर दिया, डिसप्रूव कर दिया। सो स्टूडेंट्स, हम लिख लेते हैं ये पॉइंट्स। रदरफोर्ड suggested atomic model या atomic structure model on the experimental data of alpha particle scattering and और क्या किया, and discarded the जे थॉम्सन प्लम पुडिंग मॉडल। ये भी आप लिख देंगे तो अच्छा लगेगा उस एग्जामिनर को कि आपको और भी आता है, प्लम पुडिंग मॉडल भी का नाम आपको आता है कि नहीं आता है?
प्लम पडिंग मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया। अब स्टूडेंट्स क्या पॉइंट्स थे, तो हम देखते हैं क्या है कि एटम के सेंटर में क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो रिबाउंड हो रहा था, और वो क्या है, इन स्मॉल साइज में है कंपेयर टू द एटम के साइज से। तो एक पहला पॉइंट तो यही निकलता है, क्या निकलता है कि द टोटल, टोटल लिखना है स्टूडेंट, पूरा पूरा चार्ज, टोटल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज लाइज एट द सेंटर इन लाई एट द सेंटर इन वेरी, बहुत छोटे, स्मॉल स्पेस, ये पॉइंट मिला। दूसरा क्या है, दिस पॉजिटिव चार्ज क्या है, इज क्या है, इज वेरी हैवियर, बहुत भारी है, वेरी हैवियर, बहुत हैवियर है, तभी तो रीबाउंड कोलिजन हो रहा था, हैवियर है। दैट इज चार्ज ऑफ, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज मास, पॉजिटिव चार्ज मास, पॉजिटिव चार्ज मास कम इक्वल टू द, इक्वल क्या है, इक्वल नियरली, कुछ तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, नियरली टू द एटम मास, एटम मास। तो मास के बारे में भी बता दिया, साइज के बारे में भी कहा। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, और उन्होंने नाम इसको क्या दिया, न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो स्टूडेंट्स दूसरी चीज़ लिख सकते हैं, साइज जो होता है वो क्या है, ये भी उन्होंने कैलकुलेट 10 की पावर -15 मीटर मिला था, 1 फर्मी के बराबर। लिखो द साइज ऑफ न्यूक्लियस, लिख दीजिए, जितने पॉइंट बना पाए आप उतना ही अच्छा, उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑर्डर इज इन 10 पावर -15 या 1 फर्मी एंड साइज या रेडियस ऑफ एन एटम इज 10 पावर -10 इन 10 पावर -10, या कह सकते हैं एंगस्ट्रॉम। तो मतलब दैट इज, इट मीन्स न्यूक्लियस इज क्या, इज न्यूक्लियस इज 10 पावर -5 ऑर्डर स्मॉलर है टू द एटम, कितने ऑर्डर, 10 पावर -5 ऑर्डर में छोटा है। अब स्टूडेंट्स ये पॉइंट लिख दिया, साइज लिख दिया, मास लिख दिया। अब क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा लिख देते हैं। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहा, द इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में नेगेटिव चार्ज ऑफ एन एटम, नेगेटिव चार्ज जो है ऑफ एन एटम, नेगेटिव चार्ज ऑफ एन एटम is surrounded to the positive charge and equal to the charge nucleus, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के सराउंड में है, एंड its amount is equal to, its amount is same but in negative
अमाउंट क्या होगा, सेम होगा चार्ज का, बट क्या इलेक्ट्रॉन का निगेटिव होगा और पॉजिटिव न्यूक्लियस का होगा। तो ये पॉइंट लिख दिया। तो 2 पॉइंट कितने बन गए, 3 पॉइंट। तो और अच्छा हो गया। अब चौथा पॉइंट बता देते हैं। क्या उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रुके नहीं रहेंगे, रुके रहेंगे तो खींच लेगा न्यूक्लियस, कहेगा चलिए मेरे पास आ जाइए। तो उनको क्या करना, उन्होंने ये भी दिमाग लगा दिया कि इनको क्या करो, रिवॉल्व करा दो। क्या कर दो, रिवॉल्व। रिवॉल्व क्यों करेंगे, क्योंकि क्या होगा, इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन लगता है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, मैकेनिक्स का यूज़ कर लिया। क्या यूज़ कर लिया, मैकेनिक्स का। क्या कहा उन्होंने, ये इलेक्ट्रॉन रुके नहीं रहते हैं कि जैसे तरबूज में बीज की तरह रुके बैठे हैं, बैठे नहीं रहेंगे, घूमते रहेंगे। प्लेनेटरी मॉडल दिया, लिखो द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन नहीं स्टूडेंट्स, द इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिख दीजिए, द इलेक्ट्रॉन्स नॉट स्टेशनरी, नॉट रिमेन्स स्टेशनरी, रिमेन स्टेशनरी। जैसे प्लम पडिंग में कहा कि स्टेशनरी है, स्टेशनरी नहीं, नॉट रिमेन स्टेशनरी, इट इज़ मूविंग, इट इज़ मूविंग। क्या कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं, इट इज़ मूविंग अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस, as planet revolve around sun, revolve around sun, around क्या, सन के। ओके। और जब मूव रोटेट करेंगे तो उनको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगेगा, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, centripetal force is obtained मिलेगा, obtained by electrostatic attraction between electron and nucleus, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो इस प्रकार उन्होंने, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इस रदरफोर्ड भी मॉडल में भी कुछ कमियां थी, लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल या ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल्स में भी कुछ कमियां हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को। तो आगे आया बोहर एटॉमिक मॉडल। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉच माय लेक्चर ऑन फिजिक्स वॉल।